हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज यानी कि 2022 रिलीज एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द सेलर। इस कहानी की शुरुआत होती है वुड्स फैमिली के साथ, जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। आयरिश कंट्री साइड के एक सुनसान इलाके में बसा ये घर किसी महल से कम नहीं, बस लोकेलिटी से थोड़ी सी दूर है। शायद इसीलिए उन्हें इतने कम प्राइस में मिल गया। वुड्स फैमिली के 4 मेंबर्स ब्रायन, किएरा, उनकी बेटी एली और बेटा स्टीवन उसी दिन से उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। एली को तो ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पुरानी चीज़ों से भरा कोई म्यूजियम लग रहा था उसे। ऊपर से बिल्कुल पहले दिन ही घर देखते वक्त उसके साथ एक बहुत ही घटिया हादसा हो जाता है। वो लोग गए थे सेलर देखने, एक बहुत ही यूजुअल डार्क रूम जहाँ दुनिया भर के कचरे इकट्ठा किए गए थे। देखने लायक कुछ भी नहीं था, तो सभी निकल आते हैं। सिर्फ किसी तरह एली अंदर फंस जाती है। दरवाजा बाहर से लॉक्ड हो चुका था। बहुत कोशिश करने के बाद भी ब्रायन उसे खोल नहीं पाता। उधर अंदर एली को सीढ़ी के नीचे अंधेरे में से किसी की आहट सुनाई देने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि बस अभी उस अंधेरे में से कोई निकल आएगा और उसे खा जाएगा। डर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। तभी किएरा की नजर पड़ती है दरवाजे के ऊपर लगे एक चाबी की तरफ। ब्रायन उससे कोशिश करता है तो दरवाजा खुल जाता है और एली बाहर निकल पाती है। नए घर का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार गया था उसके लिए, तो ऑब्वियसली वो अपसेट थी। ऊपर से उसे पता चलता है आज रात उसके पेरेंट्स घर लेट लौटेंगे, तो इस घर के साथ साथ स्टीवन का ख्याल भी उसे ही रखना होगा। एली के पास ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लग रहा था। सुबह के उस एक्सपीरियंस को वो भुला नहीं पा रही थी। कुछ तो था उस सेलर में जिसे उसने फील किया था, समथिंग इविल। शाम होते ही घर के सारे लाइट्स ऑन करके वो बैठ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड से बात करके टाइम पास करने लगती है। तभी स्टीवन उसे एक वियर्ड मास्क से डराने की कोशिश करता है। उसे अपने कमरे के क्लोजेट में से मिला है, जहां और भी कुछ पुरानी चीजें पड़ी थी, जैसे काउंटिंग फ्रेम यानी कि एबेकस और एक ग्रामोफोन। एली को इंटरेस्टिंग लगता है तो वो ग्रामोफोन को स्टार्ट कर देती है, मगर इसमें कोई गाना बज नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सी रिकॉर्डिंग बजने लगती है। कुछ डिजिट्स, कुछ लेटर्स, सुनने में किसी इक्वेशन की तरह लग रहा था, और आखिर में 1 2 करके काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। एली कुछ समझ नहीं पाती, अजीब लगता है उसे, तो वो जल्दी से उसे बंद कर देती है और अपने भाई को सुला देती है। मगर कोई नोटिस नहीं करता। इस रिकॉर्डिंग के काउंटिंग के साथ साथ ही उस सेलर में एक हलचल मच चुकी थी। अंदर किसी के भारी फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे थे, और कुछ देर बाद उस बंद दरवाजे के नीचे से एक तेज हवा का झोंका निकल आता है, जैसे कोई इनह्यूमन एंटिटी सांस ले रही हो। एक एक करके कॉरिडोर के सारे लाइट्स बुझने लगते हैं और आखिर में वो हवा एंटर करती है घर के लिविंग रूम में, जहां एली टीवी देख रही थी। अचानक उसे फील होता है उसके कंधों के पास कोई सांस ले रहा है। उसका टीवी बंद पड़ जाता है और उसके बाद कमरे में जलने वाली लाइट्स भी। डर से एली की हालत खराब हो चुकी थी। वो जैसे तैसे कैंडल ढूंढ कर उसे जलाती है और अपने माँ को कॉल करती है घर आने के लिए। मगर किएरा तब भी मीटिंग में थी, तो वो उल्टा एली को ही इंस्ट्रक्ट करती है सर्किट चेक करने के लिए। मगर वो तो सेलर में है ना, एली वहां कैसे जा सकती है, वो भी अंधेरे में। वो कई बार अपने माँ को समझाने की कोशिश करती है, मगर किएरा उसे फोर्स करती है। बस 10 ही तो स्टेप्स है। फाइनली एली को मानना ही पड़ता है। वो जाती है सेलर में, जो अंधेरे में और भी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। हर एक स्टेप के साथ साथ एली को लग रहा था कि नीचे अंधेरे में कोई उसका इंतजार कर रहा है। डर से तो वो लिटरली रोने लगी थी। एट लास्ट जब वो 10th स्टेप में पहुंचती है, किएरा चैन की सांस लेती है, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। तुरंत ही उन्हें सुनाई देती है एली काउंटिंग कंटिन्यू कर रही है। 20 तक पहुंच चुकी थी वो, मगर 10 के बाद इतने सारे स्टेयर्स आए कहां से। किएरा बहुत ही बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। उसे डर भी लग रहा था। वो फोन पर एली को बहुत बार बुलाती है, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो किएरा उसी वक्त मीटिंग छोड़कर ब्रायन को लेकर घर जा पहुंचती है। लाइट्स तब भी ऑफ थे, किसी ने मेन स्विच ही ऑफ कर दिया था। ब्रायन जाकर झट से उसे ऑन करता है और फिर पूरे घर में अपने बेटी को ढूंढने लगता है, अंदर बाहर पास वाले जंगल में हर जगह। मगर एली
कहीं नहीं थी, हवा की तरह गायब हो चुकी थी वो। ब्रायन पुलिस को भी कांटेक्ट करता है, सर्च टीम बुलाई जाती है, जगह जगह मिसिंग पोस्टर्स लगते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। पुलिस उसका लास्ट लोकेशन तक ट्रैक नहीं कर पा रही थी। उन्हें लग रहा था एली जरूर घर से भाग गई होगी, मगर किएरा यकीन नहीं करती। एली की आवाज, उसके वो काउंटिंग्स अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एली हिप्नोटाइज्ड हो चुकी थी। किएरा ब्रायन से भी इस बारे में बात करती है, उसे कहती है उस सेलर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। तो एक दिन किएरा खुद ही जाती है उस जगह को इंस्पेक्ट करने और उसे सीढ़ियों पर नंबर मार्किंग्स दिखते हैं, नंबर 9 तक, और उसके बाद 10th सीढ़ी पर एक इक्वेशन बना हुआ था। ये वही इक्वेशन है जो उस ग्रामोफोन पर बज रहा था। साथ में किएरा को वहां एक दीवार भी मिलती है जिस पर बहुत सारे क्रिपी फेसेस बने हुए थे। वो अगले दिन ही पुलिस को सब कुछ दिखाती है, मगर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता। ये दीवार बहुत पुरानी है, 1950s के, तो ये उस समय का कोई पेंटिंग होगा शायद। मगर कोई कुछ भी कह ले, किएरा का मन नहीं मान रहा था। उसका मन कह रहा था उसकी बेटी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। एक देर रात के सन्नाटे में उसे अचानक से एली की आवाज सुनाई देने लगती है जो सेलर में से आ रही थी। किएरा उस आवाज को फॉलो करते वक्त गलती से एक बॉल को ठोकर मार देती है और वो बॉल सेलर वाले स्टेयरकेस में से नीचे गिरने लगता है, मगर वो रुकता नहीं, गिरता ही रहता है। उसकी आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेयरकेस किसी अंधेरे कुएं की तरह एंडलेस है, मगर लाइट चलने के साथ साथ ही सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। स्टेयर्स भी सिर्फ 10 तक ही थे। किएरा बाकी रात सो नहीं पाती। उसके दिमाग में वो इक्वेशन घूम रहा था, उसका मतलब क्या हो सकता है। ऊपर से वो नोटिस करती है इस घर के हर दरवाजे के ऊपर ट्रायंगल्स और अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं जिनके बारे में उससे तो कुछ नहीं पता। तो वो अगले दिन ही अपने एक कोवर्कर को इनके बारे में पता करने के लिए कहती है। उससे पता चलता है ये हिब्रू लैंग्वेज में है। इन सब लेटर्स को मिला के जो वर्ड बनता है उसका मतलब लेवियाथन होता है। ऑफिस में तो उसका मन नहीं लग रहा था, तो किएरा घर आ जाती है और फिर इंटरनेट में लेवियाथन के बारे में सर्च करने लगती है। उसे पता चलता है ये एक माइथोलॉजिकल और बिब्लिकल कैरेक्टर है, द सर्पेंट ऑफ एबीज। मगर इस घर से उसका क्या ताल्लुक। इसके बाद जब किएरा को अपने बेटे से पता चलता है उस रात उन दोनों ने इस ग्रामोफोन को सुना था, तो वो भी इसे प्ले करती है और इस इक्वेशन वाले काउंटिंग के स्टार्ट होते ही स्टीवन हिप्नोटाइज्ड होने लगता है। हम देखते हैं उसके क्लोजेट का डोर अपने आप ही खुल चुका है और स्टीवन अपने अनजाने में ही उस तरफ खींचा चला जा रहा है। लेकिन अहम वक्त पर किएरा उसे रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है और अपने बेटे को पीछे बुला लेती है, तो वो बच जाता है, नहीं तो शायद उसकी हालत भी अपनी दीदी जैसी होने वाली थी। किएरा फिर से अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। उसे इस घर के ओनर के बारे में जानना था, मगर उन लोगों ने इस घर को ऑक्शन में खरीदे थे, तो एक्चुअल ओनर के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। तभी उसकी नजर पड़ती है उस घर में मौजूद सबसे बड़े पोर्ट्रेट के ऊपर, जिसके नीचे नाम भी लिखा था, जॉन फेदरस्टन। किएरा जब इस नाम को गूगल करती है तो उसे पता चलता है जॉन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही इस घर को बनाए थे। मगर एक दिन इस घर से उनकी पूरी फैमिली गायब हो गई, किसी को पता नहीं कहाँ। अभी तक वो केस अनसॉल्व्ड ही रह गया है। किएरा अपने रिसर्च में ऐसे डूब चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब शाम ढल चुकी थी। अचानक सेलर में कुछ हलचल होने लगती है। धीरे धीरे दरवाजा खुल जाता है और वैसे ही हवा का झोंका सब कुछ तहस नहस करने लगता है। एक एक करके सारे लाइट्स बुझ जाते हैं, बिल्कुल जैसे किसी ने कैंडल्स ब्लो किया हो। उधर स्टीवन अंधेरे में चिल्लाने लगा था, तो किएरा उसे ढूंढने जाती है और उसे पता चलता है आवाज तो सेलर में से आ रही है। उनका बेटा वहां फंसा है। वो तुरंत ही काम पर लग जाती है। उन्हें कुछ भी करके इस दरवाजे को खोलना था। वो आई होल से झांक के उसे देखने की कोशिश करती है, मगर उल्टा उसे जो दिखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। अंदर किसी के आंखें उसे ही देख रही थी, मगर वो स्टीवन नहीं था। एक्चुअल में असली स्टीवन तो कभी सेलर के अंदर गया ही नहीं था, वो तो बाहर ही है। तो अंदर से कौन बुला रहा था। अचानक से वो बंद दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तब तक घर की लाइट्स भी वापस आ चुकी थी, साथ में उनकी हिम्मत भी। तो वो और अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती, अंदर चली जाती है चेक करने और तभी दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। घर में ब्रायन नहीं था, तो बेचारा स्टीवन अपनी पूरी कोशिश करता है दरवाजा खोलने की,
लेकिन उससे नहीं होता। उधर सेलर के अंदर किएरा भी वही सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी जो पहले दिन एली ने किया था। उसे भी लगने लगता है कोई इनविजिबल एंटिटी धीरे धीरे अंधेरे से निकल आ रहा है। हड़बड़ी में उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है और वो किसी के सांसों को अपने चेहरे के बिल्कुल ऊपर महसूस करने लगती है। डर से उसका हाल बेहाल हो चुका था, बट फॉर्चुनेटली तभी ब्रायन आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। मगर वो अपने पत्नी पर भरोसा नहीं करती। जब किएरा उसे बताती है एली सच कह रही थी, उस सेलर में कुछ गड़बड़ है, एक इविल प्रेजेंस है, तो ब्रायन खुद जाता है चेक करने। साथ में उसे किएरा का फोन भी ढूंढना था जो कल रात यहाँ पर गुम हो गया था, मगर उसे कोई फोन कहीं नहीं मिलता। साथ में उसे ऐसा भी लगने लगता है कि कोई उसके आसपास मंडरा रहा है, मगर वो ज्यादा गौर नहीं करते। उधर किएरा जाती है एक मैथमेटिशियन डॉक्टर रेमी से मिलने। इस इक्वेशन को दिखाती है, लेकिन वो भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड पीस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वो सिर्फ इतना बता पाते हैं कि ये इक्वेशन एक्चुअल में किसी डायमेंशन का लोकेशन है। बेल्जियम के एक घर में भी ऐसा ही इक्वेशन मिला था। वो घर काफी इनफेमस है। वहां से एक रात के अंदर पूरा परिवार गायब हो चुका था, बिल्कुल एली की ही तरह। किएरा और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। ऊपर से उसे पता चलता है उसके फोन पर कॉल करने से सभी को काउंटिंग सुनाई दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? कॉल रिसीव कौन कर रहा? साथ में किएरा को यह भी पता चलता है इस घर का नाम केओस हाउस था, जिसके ग्रीक ट्रांसलेशन एबीस होता है, और एबीस का मतलब एक वॉइड। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब वक्त की गिनती शुरू भी नहीं हुई थी, तब यहाँ पर इसी खालीपन का राज था। तो क्या ये इक्वेशन उसी वॉइड का है? किएरा ये सारी बातें ब्रायन से डिस्कस करती है, मगर उसे फिर भी यकीन नहीं होता। वो उल्टा उन सीढ़ियों को तोड़ने लगता है, मगर ये स्टेप्स शायद लोहे से बनाए गए थे, तो उससे इनका बाल भी बांका नहीं होता। उधर स्टीवन के साथ एक अजीब हादसा होता है। उसे अपने क्लोजेट में एली दिखती है जो काफी वियर्ड दिख रही थी, मगर वो तुरंत ही गायब हो जाती है। रह जाता है तो बस उसका फोन। इस पॉइंट पे ब्रायन को थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है, नहीं तो एली वहां पर कैसे आएगी? वो तो गायब हो चुकी थी ना। वो किएरा का साथ देने के लिए मान जाता है। उन्हें पता चलता है इस घर के मालिक जॉन फेदरस्टन का परिवार जिस रात गायब हुआ था, उस रात सिर्फ उनकी छोटी बेटी रोज बच गई थी, लेकिन वो तब कुछ कहने की हालत में नहीं थी। शायद आज कुछ बता पाए। इसी होप के साथ किएरा अगले दिन ही उनसे मिलने जाती है और उसे अपने लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे जानने मिलता है जॉन फेदरस्टन असल में एक सीडनिस्ट थे। जब उनका बेटा बीमार पड़ गया, कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर पाई, तो उनका भरोसा भगवान पर से उठ गया। उन्होंने अपने नॉलेज को यूज करके साइंटिफिक तरीके से इसी दुनिया में एक और डायमेंशन का आविष्कार किया। लेवियाथन नाम के एक एंशिएंट डीमन, जो वन ऑफ द 7 प्रिंसेस ऑफ हेल, उसे इस दुनिया में बुलाया। असल में सिर्फ उनका सेलर ही नहीं, बल्कि वो पूरा घर ही इसी शैतान का घर है। उधर ब्रायन को भी रिसर्च करते वक्त कुछ ऐसी चीज पता लगती है जो इसी बात को सपोर्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, उनके दरवाजे के ऊपर वो जो सिंबल्स और ट्रायंगल्स बने हुए थे, उन्हें जोड़ने पर एक परफेक्ट पेंटाग्राम बन रहा था, और उस पेंटाग्राम के बीच अगर इस सिंबल्स को प्लेस किया जाए तो वो डायरेक्टली एक सिजिल की तरफ इशारा कर रही थी। द सिजिल ऑफ बैफोमेट, गेट कीपर ऑफ हेल। ये पूरा घर ही उसी कंसेप्ट पर बनाया गया है, और वो सेलर उसी हेल का एंट्रांस है। मतलब उनकी बेटी एली नरक में फंस चुकी है। यह ग्रामोफोन जरूर जॉन का ही बनाया गया होगा। वो इसे चैंटिंग की तरह यूज करते थे उस डायमेंशन को खोलने के लिए। बात करते करते किएरा ने उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया था। उसे एहसास नहीं हुआ इसका नतीजा क्या हो सकता है। बाहर स्टीफन अकेला खेल रहा था। उसका ड्रोन ठीक सेलर के अंदर जाके खराब हो जाता है, और जब वो उसे उठाने जाता है, ठीक तभी उधर काउंटिंग्स शुरू होते हैं। स्टीवन जैसे हिप्नोटाइज्ड होने लगा था। अंधेरे में एक डिमोनिक फिगर उस पर हमला कर देता है, और फिर से एक बार शुरू हो जाता है खेल लुका छुपी का, शैतान और इंसान के बीच। पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ब्रायन और किएरा पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं, मगर वो कहीं नहीं था। फाइनली वो मिलता है अपने क्लोजेट के अंदर से, क्योंकि असल में ये क्लोजेट भी सेलर से ही कनेक्टेड है। उसका पूरा शरीर बुखार में तप रहा था। पता नहीं क्या बोले जा रहा था वो।
कियारा उसके सारे बातों को समझ नहीं पाती, मगर जब वो कहता है उसने नरक के उस डीमन की सवारी की है जिसके 7 हेड्स और 10 हॉर्न्स है और उसके सीने पर पेंटाग्राम साइन मिलता है, तो कियारा समझ जाती है उनके केसेस बिल्कुल सही थे। उनकी लड़ाई एक असली डीमन से है। लेकिन वो इस बात को ब्रायन से शेयर नहीं कर पाती क्योंकि वो भी तब तक पोसेस्ड हो चुका था। उधर सेलर में से फिर से किसी के भारी फुटस्टेप्स सुनाई देने लगते हैं। घर के अंदर जैसे तूफान शुरू हो चुका था और किसी को तो होश नहीं था, तो कियारा अकेले ही टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है, लेकिन उस शैतान के हाथ से बच नहीं पाती। उसके 2 आंखों में जैसे नरक की आग जल रही थी। वो कियारा को चेस करने लगता है और कियारा जाकर छुपती है सेलर में। हड़बड़ी में और कोई जगह उसे मिलती नहीं, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है अब यह सेलर पहली जैसी नहीं रही। इसमें 10 स्टेयर्स की जगह हजारों स्टेयर्स आ चुके हैं और ये लंबा लाइन जाके खत्म हो रहा था एक दरवाजे के सामने। ये जरूर नरक का दरवाजा होगा। कियारा को तो डर लग रहा था बहुत, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पीछे घर के अंदर वो शैतान तांडव कर रहा था, उसे बचाने वाला कोई नहीं। तो वो चलना शुरू करती है एंड फाइनली उस दरवाजे के उस पर जा पहुंचती है। वहां एक अंधेरा टनल था, कोल्ड एंड डार्क, जिसके अंदर से कुछ दूर चलने पर कियारा एक बहुत ही अजीब जगह जा पहुंचती है। यहाँ कुछ भी नहीं था, चारों तरफ धुएं से भरा था और एक पेल ब्लू लाइट निकल रही थी और इस सब के बीच लाखों करोड़ों लोगों की एक लंबी लाइन कहीं जा रही थी। कहाँ पता नहीं, मे बी इटर्निटी तक और कहीं भी नहीं। असल में ये रास्ता नरक का था और ये लोग उसी रास्ते जा रहे थे। सभी काउंटिंग कर रहे थे यहाँ पर बिलियन मिलियन में, मतलब ये लोग सदियों से चल रहे हैं। इनकी हालत देखकर तो लग रही थी ये लाइन इन्फिनिट तक जा रही है। कियारा को इन्हीं में से एक लड़की के पैर पर एक टैटू दिखता है जिससे वो पहचान पाती है यही उनकी बेटी है एली। लेकिन उसकी हालत भी बाकियों की तरह ही हो चुकी थी। वो अपनी माँ को पहचानने की हालत में नहीं थी। मगर कियारा हार नहीं मानती, उसे खींचकर टनल के अंदर से उन सीढ़ियों तक ले जाती है और फिर घर तक। ये पूरा समय वो शैतान कंटिन्यूअसली उनका पीछा कर रहा था, मगर एक माँ के जिद के सामने उसे झुकना ही पड़ा। बस उनका टॉर्च उस दरवाजे के अंदर रह जाता है। वो लॉक कर देती है उस शैतान को सेलर के अंदर, जिसके साथ साथ घर की हालत भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ब्रायन और स्टीवन दोनों ही अपने होश में लौट आते हैं। तो कियारा और देर नहीं करती, वो उसी वक्त घर के मेन डोर से बाहर जाने की कोशिश करती है अपने परिवार के साथ। मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता नहीं था, बल्कि वही लंबी सी सीढ़ी थी और वो टॉर्च भी वहीं पर बरा था। मतलब रोज सही कह रही थी, ये पूरा घर ही पेंटाग्राम के अंदर है और वो सेलर उसका सेंटर। वो लोग फंस चुके हैं यहाँ पर। यहाँ से निकल पाना उनके बस की बात नहीं। अभी यहीं पर इटर्निटी तक उन्हें काउंटिंग करना होगा, जब तक उनका सफर खत्म ना हो जाए, जब तक वो लोग नरक में पहुंच ना जाए। इससे पहले जॉन फेदरस्टन के फैमिली के साथ भी जरूर यही हुआ था। रोज बच गई थी क्योंकि वो बाहर थी। अभी शायद इनके नसीब में भी यही लिखा है। शायद दुनिया की नजरों में वो लोग गायब हो चुके होंगे और वो लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं चलने वाला। तो ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पर्सनली आई एंजॉयड वॉचिंग दिस फिल्म। पता है ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा न्यू कंसेप्ट वाली नहीं है, लेकिन मुझे कहानी अच्छी लगी। थ्रिलिंग है, हॉरर एस्पेक्ट्स है और जंप्सकेयर सीन भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।